संविधान में हम राजनीतिक दलों की बात चर्चा कर रहे थे। ओके, ब्रिटिश राजनीतिक दलों के अंतर्गत हम कुछ चीज़ों को देखेंगे, उसे हम एक इंडेक्स के रूप में हम यहीं आगे समझ लेते हैं। सबसे पहले हम उन दलों का महत्व के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, महत्व देखेंगे कि दलों का एक्चुअल में क्या महत्व है। बाद में उसकी हम विशेषताओं को देखेंगे कि इन दलों की विशेषताएं क्या है, इसकी व्यवस्था क्या है, मतलब जो दल है यहाँ के, इनकी प्रकृति क्या है, किस प्रकार की व्यवस्था इनके अंतर्गत है, किस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, किस चीज़ को निगलेक्ट करते हैं, अर्थात किस चीज़ का विरोध करते हैं। साथ ही साथ में देखेंगे कि कौन सी विचारधाराओं पर ये पनपे हैं, एक्चुअल में इनका आधार क्या है। देखिए, कोई भी दल होता है, कोई सा भी राजनीतिक दल होता है, तो उसका एक आधार होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है। वो किस प्लेटफॉर्म पे फल फूल रहा है, अर्थात कहने का मतलब मेरा है, जिस प्रकार से देखिए हम भारत के में कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस का आधार क्या था। कांग्रेस ने आधार बनाया था भारत की स्वतंत्रता। ठीक है, पहले कांग्रेस पार्टी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ी। ठीक है, तो इसका मतलब उसने एक आधार रखा था कि एक अखिल भारतीय प्रकृति थी हमारे कांग्रेस की। उसी प्रकार से हर किसी भी देश में, जिस किसी भी देश में राजनीतिक दल होंगे, उस हर दल का एक ना एक उद्देश्य होगा, उसका एक आधार होगा। ठीक है, तो उन्हीं आधारों को हम समझेंगे कि ब्रिटेन में जो भी दल है, उन दलों की प्रकृति क्या है, वो उनका आधार क्या है, वो किस चीज़ में विश्वास करते हैं और किस विचारधारा का वो विरोध करते हैं। एक एक करके समझेंगे, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे द्विदलीय व्यवस्था। द्विदलीय व्यवस्था का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि वैसे आप अच्छे से जानते हैं, बताने की ज़्यादा आवश्यकता मुझे बिल्कुल भी नहीं है। एक सेकेंड, इसका कलर, चलिए ठीक है। हाँ, द्विदलीय व्यवस्था किसी भी देश में, या ये कहना गलत होगा लेकिन ठीक है, अधिकतर देशों में, मैक्सिमम कंट्रीज़ में होता क्या है कि विशेषकर दो ही दल प्रभाव में होते हैं। वैसे दल कहने को तो बहुत सारे दल होते हैं, ठीक है, बहुत सारे दल होते हैं, 10-20 दल, कितने भी दल हो सकते हैं, लेकिन विशेषकर प्रभाव में जो दल होते हैं ना, वो दो ही दल होते हैं, है ना। जैसे इंडिया में ही देख लीजिए आप, एक कांग्रेस पार्टी है, एक बीजेपी पार्टी है, जो अभी प्रभाव में चल रहे हैं। ठीक है, इनका मुकाबला करने के लिए कोई है नहीं है। लेकिन हाँ, चुनाव बहुत सारी पार्टियां लड़ती है। जब चुनाव आता है तो चुनाव बहुत सारी पार्टियां लड़ती है, लेकिन होता क्या है कि जो दूसरी पार्टियां हैं, उनके जो नेता जीत जाते हैं, वो इन दोनों पार्टियों में से किसी के भी पास चले जाते हैं, किसी में विलय कर देते हैं अपने आप को, किसी को अपना समर्थन दे देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से ब्रिटेन में भी दोस्तों द्विदलीय व्यवस्था है। दो दल हमेशा यहाँ प्रभाव में रहते हैं। ठीक है दल और भी, लेकिन दो दल प्रभाव में रहते हैं। ओके, दल कौन कौन से हैं? एक है अनुदार दल। दोस्तों थोड़ा सा मिस प्रिंट हो जाए तो ज़्यादा इसको माइंड मत करना। ओके, अनुदार दल, और एक है मजदूर दल। ठीक, ये जो अनुदार दल और मजदूर दल है, ये प्रमुख दल हैं यहाँ के। बाकी एक छोटा सा दल एक और है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। इनके बारे में हम अच्छे से आगे बिल्कुल बारीक से डिटेल में जानेंगे, और एकदम शॉर्ट वीडियो में, शॉर्ट क्लास में ही जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी क्लास लंबी हो सकती है। एक्चुअल में क्या है कि जो दल का, इस वाला राजनीतिक दल का जो पूरा टॉपिक है, मैं इसी वीडियो में ख़त्म करना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। प्लीज़ पेशेंस को बनाए रखिए और बस कंटिन्यूअसली इस वीडियो को देखते रहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक एक करके इनको समझने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे महत्व। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल होता है तो उसका एक महत्व होगा। अरे भाई, कोई भी राजनीतिक दल, जैसे मान लीजिए हमारे भारत में अगर कांग्रेस पार्टी या बीजेपी पार्टी है, ठीक, ये दल है, एनडीए है ना, तो ये जो दल है, ये दल बाहर जाएंगे किसी और देश में, क्या वहाँ महत्व रख पाएंगे? क्या जो महत्व इनका इंडिया में है, क्या यही महत्व इनका किसी और कंट्री में होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनका आधार इंडिया में बना हुआ है। ठीक है, तो उसी प्रकार से राजनीतिक दल जो ब्रिटेन के हैं, अनुदार और मजदूर दल, जो दोनों दल हैं, उन दोनों दलों का भी कुछ महत्व है। तो यहाँ पर हम ब्रिटेन के समग्र दलों का, मतलब हम ऐसा नहीं कर रहे कि यहाँ पर ब्रिटेन के कि कोई अनुदार दल है या मजदूर दल है, उन दोनों का अलग अलग महत्व या विशेषताओं की चर्चा करें, नहीं। ब्रिटेन में जितने भी दल हैं, उन सभी दलों की हम यहाँ समग्र चर्चा करने जा रहे हैं। उन सभी का अगर हम महत्व देखेंगे तो महत्व भी सभी दलों का एक साथ देखेंगे, विशेषताएं तो सभी दलों की एक विशेषता होगी। ठीक है, उसी प्रकार से हम यहाँ देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम महत्व की चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों,
सबसे पहला यहाँ दिख रहा है आपको, शायद दिख रहा होगा, सर्वाधिक प्रचलित शासन क्या है कि ब्रिटेन का जो संविधान है, या कहें कि ब्रिटेन का संविधान आप बहुत अच्छे से अब तक समझ चुके हैं कि ब्रिटेन का संविधान पूरी तरह से अलिखित संविधान है, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रचलित है, कारण क्या है? कारण ये है इसका, ब्रिटेन ही एक ऐसा देश है पूरे विश्व में जिसने सबसे पहले लोकतंत्र को जन्म दिया। लोकतंत्र की धारणा विश्व पटल पर रखने वाला सबसे प्रथम देश अगर कोई है तो वो ब्रिटेन ही है। क्लियर हुआ? ब्रिटेन में लोकतंत्र सर्वप्रथम आने के कारण, जहां लोकतंत्र होगा वहां राजनीतिक पार्टी होगी, वो जहां राजनीतिक पार्टी होगी दोस्तों तो वहां पर एक प्रत्यक्ष चुनाव होंगे, ठीक है। जब प्रत्यक्ष चुनाव होंगे तो हालांकि जो व्यवस्था होगी राजनीतिक व्यवस्था वो अप्रत्यक्ष भी हो सकती है और प्रत्यक्ष भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन ब्रिटेन की जो व्यवस्था है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है। यहाँ पर ब्रिटेन में प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। आगे चल करके जब हम स्विट्जरलैंड का संविधान पढ़ेंगे तो वहाँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। शॉर्ट में सुन लीजिए खाली। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ ये होता है कि जिस देश में या जिस राजनीतिक प्रणाली में जनता जिस अपने नेता को, अपने प्रतिनिधि को किसी को चुनती है और वह प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष रूप से जाकर के अपने किसी सुपीरियर को यानी कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को चुनता है, ठीक है। कहने का अर्थ यह है कि जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनने वाला है उसको सीधे जनता ना चुन करके वो अपने प्रतिनिधि को चुनती है, फिर प्रतिनिधि जाकर के वो अपने प्रधान को चुनता है। उसको हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक व्यवस्था, या कहें कि प्रतिनिध्यात्मक व्यवस्था लोकतंत्र, ठीक है। वहीं प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जब हम बात करेंगे तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ ये होता है कि जो व्यक्ति गद्दी पर बैठने वाला है, जो व्यक्ति पद धारित करेगा, वही व्यक्ति, उस व्यक्ति को ही डायरेक्टली जनता चुनेगी। और इसके अलावा राज्य में अर्थात देश में जो भी प्रणाली आने वाली, जो भी कानून आने वाले, उनसे उन सभी कानूनों पर जनता की प्रत्यक्ष राय ली जाती है। वो होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। मेरे ख्याल से इतना अभी पर्याप्त है सीखने, ठीक है, बताने के लिए, ठीक है, ठीक। दूसरी बात, पहली बात तो यहाँ पर कि जो राजनीतिक दल है उनका महत्व काफ़ी है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रचलित है, पूरे विश्व में प्रचलित है, ठीक है। इनकी जो शासन प्रणाली है, इनकी जो व्यवस्था है वो पूरे विश्व में प्रचलित है। क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम आई ना, तो प्रचलित तो होगी ही, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, सबसे बड़ी विशेषता है कि ये भी है ना। इसके अलावा एक चीज और यहाँ पर है, विरोधी दल का महत्व। दोस्तों विरोधी दल का बहुत महत्व होता है, किसी भी राजनीतिक प्रणाली में विरोधी दल का बहुत महत्व होता है। तो विरोधी दल मतलब कौन होता है कि भाई एक दो दल होते हैं, एक दल चुन के आ जाता है और दूसरा दल जीत नहीं पाता है, ठीक है, तो वो उसके विरोध में बैठता है। जब भी कोई सत्तारूढ़ पार्टी जब भी कोई डिसीजन लेती है, जब भी कोई कार्य करती है, तो उसकी आलोचना करने का काम कौन करेगा? विरोधी दल करेगा। और आप जानते हो आलोचना का बहुत महत्व होता है। आलोचना इसलिए नहीं की जाती है कि पार्टी को कुछ ना करने दिया जाए, बल्कि आलोचना इसलिए की जाती है ताकि पार्टी, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, वो अपने उत्तरदायित्व को अच्छे से समझे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संविधान का विकास और दलों की प्रकृति पर निर्भर। अब समझिए इसको क्या बोलना चाहता है ये। इसमें दोस्तों पुरानी क्लासेस आपके इस पॉइंट को समझने के लिए, पुरानी जो क्लासेस है वो आपके काम आने वाली है। इसका अर्थ क्या हुआ? संविधान का विकास आप अच्छे से समझ रहे हैं। मैं आपको पिछली क्लासों में बता चुका हूं कि इसका अलिखित संविधान है। ब्रिटेन में जो संविधान है अलिखित संविधान है, और अब तक अलिखित संविधान को आप बहुत अच्छे से समझने लगे होंगे। अलिखित संविधान क्या होता है कि वहाँ लिखा हुआ कोई संविधान नहीं है। जैसे जैसे उनके सामने परिस्थितियाँ आती है, वैसे वैसे ब्रिटेन की संसद कानून बनाती है और कानून को पास करती है, ठीक है। जो कानून पास हो जाता है वही संविधान बन जाता है। जैसे जैसे परिस्थितियों के अनुसार उनके संविधान हमेशा बनता ही रहता है, हर रोज बनता रहता है, ठीक है। तो संविधान कैसा बनेगा, संविधान का विकास किस दिशा में होगा, ये किस पर निर्भर करेगा? पार्टी पर निर्भर करेगा।
क्यों करेगा? क्योंकि पार्टी पर निर्भर इसलिए करेगा, मैं बता चुका हूं आपको कि पार्टी अलग अलग विचारधाराओं की हो सकती है। जिस प्रकार की विचारधारा पार्टी की होगी, संविधान भी उसी दिशा में जाएगा। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट है ब्रिटिश, ये दोस्तों एक लाइन लिखी हुई देखिए, ब्रिटिश शासन राजनीतिक दलों से ही प्रारंभ होता है और राजनीतिक दलों पर ही समाप्त होता है। ये कोड किया गया है ब्रिटेन के संविधान के बारे में, ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, कि ब्रिटेन का जो संविधान है, ब्रिटेन का संविधान कहें कि ब्रिटेन का शासन कहें, कि राजनीतिक दलों से ही शुरू होता है और राजनीतिक दलों पर ही समाप्त हो जाता है। ऐसा क्यों कहा गया है? जो जस्ट अभी मैंने उससे पहले जो बात कही थी, बस इसी कारण से कहा गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि संविधान अलिखित है। पूरा देश, पूरा शासन राजनीतिक पार्टी की अपनी विचारधारा पर चलता है। वो जैसा चाहे वैसा डिसीजन लेती है। हालांकि उसके विरोध मिलते हैं, उसको विरोध है ना, उसकी आलोचना होती है, लेकिन जिस विचारधारा में जो पार्टी ने काम करेगी वही उसका शासन होगा, वही उसका संविधान होगा। क्योंकि संविधान पहले से कोई लिखित संविधान नहीं है। कोई संविधान या कोई दस्तावेज पार्टी को ये नहीं बताते हैं कि आपको इस प्रकार से कार्य करना है, ठीक है। क्योंकि संविधान लिखने वाली वहाँ की संसद ही होती है, जो वर्तमान सत्ता रूढ़ शासन में होती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर दोस्तों? महत्व क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं विशेषताओं में। दलीय व्यवस्था दोस्तों हम सेकंड में हमें पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, एक बार और बता दूं मैं आपको, महत्व के बारे में हमने देखा, उसकी विशेषताओं भी क्लियर हो गई है ना। दलीय व्यवस्था क्या है? दलीय व्यवस्थाओं के बारे में देखते हैं दोस्तों। विशेषताओं वाला पॉइंट शायद चलिए देख लेंगे आगे, है ना, करवा दूंगा मैं। ओके। दलीय व्यवस्था, दलीय व्यवस्था के अंतर्गत ये थोड़ा सा लंबा चलने वाला है। इसमें 8 पॉइंट है और इस टॉपिक की जान है। ये समझ लीजिए कि राजनीतिक दल जो है ब्रिटेन के, बस ये अगर आपने ये 8 पॉइंट अच्छे से समझ लिए तो बस समझ लीजिए कि आपका पूरा टॉपिक हो गया। बाकी मजदूर दल क्या, अनुदार दल क्या है, ये सब तो बस 2-2 मिनट के हैं। मैं ऐसे ही आपको एक्सप्लेन कर दूंगा तो आप ऐसे ही समझ जाएंगे, ठीक है। 2-4 बातें बस याद रखने की है उसके अंतर्गत, और मैं बोलता हूँ कि आपको याद भी नहीं रखना है, ऑटोमेटिक याद वो तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए इन 8 पॉइंटों की हम डिस्कस करते हैं। मैं बिल्कुल आसानी से, बहुत आराम से इसे समझाने का प्रयास करूंगा कि आपको आराम से ही ये एकदम सटीक तरीके से आपको समझ आ जाए। पहला है, एक सेकंड दोस्तों, द्विदलीय पद्धति। दोस्तों पहला है द्विदलीय पद्धति, आप अच्छे समझते हैं। 2 दलों की पद्धति को यहाँ पर, मतलब ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था में 2 दलों की पद्धति को अपनाया गया है। सेकंड है सुदृढ़ संगठन। सुदृढ़ संगठन कहा जाता है कि ब्रिटेन के जो राजनीतिक दल है, या कहें कि जो ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था है, वो काफ़ी विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा काफ़ी सुदृढ़ है। सुदृढ़ है किस आधार पर सुदृढ़ है? क्योंकि यहाँ का जो संगठन है ना, वो संगठन बड़ा मजबूत है। इनके कुछ रूल्स है, रेगुलेशन है। भले ही देश चलाने के रेगुलेशन नहीं है, भले देश चलाने के लिए कोई रिटर्न संविधान नहीं है, कोई नियम कायदे नहीं है, लेकिन पार्टी चलाने के लिए इनके पास में एक सटीक संविधान है। सॉरी, संविधान शब्द यूज़ कर रहा हूँ मैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि पार्टी चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन इनके पास में रिटर्न है, रिटर्न में है, लिखे हुए हैं कि किस प्रकार से पार्टी चलेगी, ठीक है, कि पार्टी किन विचारों का समर्थन करेगी और किन विचारों को का जो है विरोध करेगी, और किस किस प्रकार से पार्टी जो है डिसीजन लेगी। ये सारी चीज़ों का एक पूरा रूल्स रेगुलेशन पूरे इनके पास लिखित होते हैं, और पूरी पार्टी के हर एक मेंबर, हर एक सदस्य उसी को फॉलो करता है। इसी कारण से कहा जाता है कि यहाँ के जो संगठन होते हैं, जो राजनीतिक दल होते हैं, वो काफ़ी सुदृढ़ होते हैं, काफ़ी संगठित होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, कठोर अनुशासन। अगर संगठित होंगे तो कब होते हैं भाई? जब उनके पास अनुशासन होगा, रूल्स रेगुलेशन रिटर्न में होंगे, लिखे हुए होंगे, तो ऑटोमेटिक वो क्या करेंगे भाई, कुछ अनुशासनों का पालन करेंगे, रूल फॉलो करेंगे, तो अपने आप ही अनुशासन का पालन होगा, ठीक है। नेता की सर्वोच्चता दोस्तों इसके अंतर्गत होती है। नेता की सर्वोच्चता क्यों होती है, आगे बहुत अच्छे से मैं आपको क्लियर करूंगा कि इस राजनीतिक दल के अंतर्गत नेता ही सर्वोच्च होता है ना, कि पूरे दल की जो पावर होती है ना जीतने के बाद में, पूरे दल की पावर सिर्फ
नेता के जो सर्वोच्च नेता होता है, जो प्रधानमंत्री बनने वाला होगा, उसके पास होती है। वो जैसे चाहेगा वैसे पार्टी को चलाएगा, लेकिन फिर भी पार्टी को पार्टी के रूल्स रेगुलेशन के अनुसार ही वो चलाएगा। इसका कहने का मतलब ये होता है कि पार्टी जब चलेगी तो वो जो प्रधान होता है, नेता जो प्रधान होता है, वो उसका देखरेख करेगा, है ना, वो उसके अनुसार पार्टी को चलाएगा। ठीक है, या मतलब उसके नीचे के जो नेता होंगे उसका विरोध नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है सामंजस्यकारी स्वरूप। दोस्तों, सामंजस्यकारी स्वरूप का मतलब क्या हुआ कि मिला जुला स्वरूप। हाँ, हालांकि जो पार्टियां हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, दो पार्टियां हमने देखे हैं कि दो दल है वहाँ पर, अनुदार दल और मजदूर दल। हाँ, दोनों दलों की प्रकृति अलग अलग है, बनावट अलग अलग है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनमें सामंजस्यता नज़र आती है, सामंजस्यता दिखाई देती है। ठीक, नेक्स्ट है निरंतर सक्रियता। ये जो दल है यहाँ के हमेशा सक्रिय रहते हैं। क्यों सक्रिय रहते हैं? ये तो सभी देशों की विशेषता है, मैं आगे बताऊंगा, समझाऊंगे करके इसको समझेंगे। समझौते की प्रवृत्ति और लूट प्रथा का अभाव। चलिए बढ़ते हैं हम इसको एक एक करके अच्छे समझते। दोस्तों बस इस वाले लेक्चर की, इस क्लास की बस ये समझ लीजिए कि यही एक रीड है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये। जो अगर आपने 8 पॉइंट ये समझ लिए ना, सब क्लियर हो जाएगा, आपको कुछ भी दिमाग में रहेगा ही नहीं। ठीक है, कुछ भी आपको नया करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप एक बार जो भी किताब आपके पास में, उस किताब को सिर्फ और सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ एग्जाम तक आपको फिर कभी पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़ेगी। फिर आपको कोई बोलेगा ही नहीं, मतलब कि कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप दोबारा ब्रिटिश राजनीतिक दलों के बारे में किसी भी किताब से या किसी भी टीचर से आप कहीं पढ़ो। ठीक है, बस इसमें बने रहिए आप। फर्स्ट पॉइंट हमने देखा था दोस्तों, द्विदलीय पद्धति। चलिए इससे पहले हम थोड़ा सा ब्रिटेन के संविधान का, या कहें कि ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था का हम पहले थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं कि छोटा सा इतिहास क्या रहा है। क्या शुरू से ही ये राजनीतिक दल उपस्थित रहे हैं? क्या शुरू से ही राजनीतिक दल ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में उपस्थित रहे हैं या नहीं? और नहीं तो फिर इससे पहले कौन था? क्या इससे पहले अगर ये दल नहीं थे तो कौन थे? तो दोस्तों बता दूं मैं आपको कि शुरू से ही ब्रिटेन में ये राजनीतिक दल नहीं थे। राजनीतिक दलों का उदय बाद में हुआ है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर सम्राट का शासन चलता था। ठीक, जब सम्राट का शासन चलता था तो उनके पास में दो दलीय व्यवस्था तो उस समय भी थी। एक इतिहास की अगर हम बात करें तो दो दलीय व्यवस्था तो उस समय भी थी। हाँ, हालांकि सारी पावर जो थी पूरी की पूरी सम्राट में निहित थी। राजतंत्रवादी और गणतंत्रवादी दो प्रकार की विचारधाराएं उस समय भी इस संविधान के अंतर्गत, इस शासन प्रणाली के अंतर्गत पनप रही थी। लेकिन जो विशेष शक्ति हुआ करती थी वो सम्राट में ही हुआ करती थी। सम्राट में सारी शक्तियां निहित थी। मतलब ये कि शक्तियों का जो मेन केंद्र होता था वो राष्ट्रपति होता, सम्राट होता था, जो वहाँ का सम्राट है। ठीक, आगे बढ़े, कुछ समय आया, कुछ विद्रोह हुए। ठीक है, क्योंकि आपने देखा है कि प्राचीन काल से ही जो सम्राट और जो राजा लोग होते हैं वो बस सत्ता धारण करने से मतलब होता है, उनको कोई विशेष कार्य करते नहीं है। ठीक है, और आखिरी में क्या होता है, फिर जनता विद्रोह करती है। जैसे जनता विद्रोह करती है तो वहाँ पर लोकतंत्र आ जाता है या समाजवाद आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से तो ये सेम यहाँ पर भी हुआ। यहाँ पर भी कुछ विद्रोह हुए। विद्रोह होने के बाद में जनता ने कुछ मांग की, जनता की मांगों को स्वीकार किया, तो जैसे ही फिर यहाँ पर संसद की सर्वोच्चता ने अपना पद धारण किया। मतलब ब्रिटेन में भी सम्राट के बाद में संसद की सर्वोच्चता आई। लेकिन संसद ने, जब संसद यहाँ पर स्थापित हुई तो उन्होंने सम्राट के पद को समाप्त नहीं किया। सम्राट का पद एज इट इज बना रहने दिया। लेकिन सम्राट के नीचे जो दो व्यवस्थाएं थी, जो दो प्रणालियां थी, वो दोनों प्रणालियां अब संसद के नीचे आ चुकी थी। यानी कहें कि जो दो दल जो पहले सम्राट के नीचे थे, अब वो दोनों दल इसके नीचे, किसके, संसद के नीचे आ चुके थे। पहले उनके पास में कोई विशेष शक्तियां नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब उनके पास शक्तियां आ चुकी थी। ठीक है, जिसमें प्रसिद्ध थे टोरी और विंग। ये पहले टोरी, जब संसद की सर्वोच्चता, उस समय भी दोस्तों राजनीतिक पार्टियां नहीं थी, कुछ लोगों का ही प्रभुत्व था खाली। टोरी और विंग ये दो लोग ऐसे थे, इन लोगों की वजह से ही जो है ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता स्थापित होने में इनको कामयाबी मिली और सम्राट को हटाने में कामयाबी मिली। ठीक, इसके बाद में आगे चल कर के संसद में एक अधिनियम पारित होता है
अधिनियम का नाम था सुधार अधिनियम, शासन सुधार अधिनियम 1832 में 1832 में एक अधिनियम आता। उस अधिनियम के तहत ही दोनों दलों की बात की जाती है, अनुदान दल और मजदूर दलों की। ये दोनों दल उसके बाद आ जाते हैं। ठीक, ये छोटी सी बात थी। अब चलिए हम चलते हैं कि द्विदलीय व्यवस्था क्या होती है। तो इसको समझते हैं। द्विदलीय व्यवस्था ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था में दो सर्वशक्तिशाली दल है। व्यवहारिक रूप से अगर आप देखोगे तो वैसे तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैक्सिमम अधिकतर देशों में दो ही राजनीतिक दल सर्वशक्तिशाली होते हैं, सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। उसके बाद में दल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनकी पहुंच इतनी नहीं हो पाती, उनकी शक्ति इतनी नहीं होती है कि वो उन बाकी दो दलों की टक्कर ले सके। लेकिन जब चुनाव होता है तो चुनाव सभी दल लड़ते हैं और लगभग अपने अपने क्षेत्रों से जीत के भी आते हैं। लेकिन क्या होता है कि छोटे दल हैं, उनके जो प्रतिनिधि जीतते हैं, वो जीतने के बाद में उन जो दो दल, जो सर्वोच्च दल है, उन दलों में वो अपना समर्थन दे देते हैं और उसमें उन दलों से मिलकर के अपनी सरकार चलाते हैं। ठीक है, उन दलों के साथ मिलकर के फिर वो अपनी जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक, और मैक्सिमम देशों में यही होता है। मैक्सिमम क्या, सभी देशों में लगभग यही होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल तो आपको बताने की ज़रूरत है नहीं है, आप भली बातें प्रचलित पता ही है आपको, तो अपने यहीं पे ही है ना। भारत में भी कब कांग्रेस से निकल कर बीजेपी में चले जाते हैं, कब बीजेपी से निकल कर कांग्रेस में चले जाते हैं। और छोटे छोटे जितने भी दल हैं, ठीक है, वो सारे दल किसको समर्थन दे रहे हैं, जिसको समर्थन दे देंगे उसकी सरकार बन जाएगी, जिसको समर्थन नहीं दिया उसको नहीं बन पाएगी। सीधी सी बात है। ठीक है, इसी प्रकार का यहाँ पर भी ये सब चलता है। ठीक है, तो कहा गया है कि यहाँ लगभग कम से कम 10 दल यह चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन सर्वोच्च सत्ता में दो ही दल होते हैं, अनुदान दल और मजदूर दल। ठीक है, तो द्विदलीय पद्धति समझ आ गई। ठीक, नेक्स्ट सुदृढ़ संगठन। तो सुदृढ़ संगठन क्या है, अब इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। ब्रिटेन के जो राजनीतिक दल